बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर के बारे में पिछले चैप्टर में हमने डिटेल स्टडीज़ की थी, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर क्या होती है, कौन से कंपोनेंट्स हैं या एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेवल्स हैं। तो अब हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्स है, ठीक है, एक कुरानिक वर्स है, उससे स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सेज एंड मेड द मून देयर इन अ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड मेड द सन अ बर्निंग लैम्प। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक चांद बनाया, ठीक है, तो चांद बनाया जो कि रोशनी का एक अक्स है, ठीक है, जिसकी अपनी को रोशनी नहीं होती बल्कि वो बोरो करता है, लाइट को बोरो करता है, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से हम चांद को देख पाते हैं। चांद की भी अपनी रोशनी नहीं है। एंड मेड द सन अ बर्निंग लैम्प, और सूरज को एक जलता हुआ चिराग बनाया, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डेफिनेशन देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जो भी कोई भी डिग्री है जो हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिफरेंट लेवल्स पे, किस चीज़ के डिफरेंट लेवल पे, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेवल पे, तो उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनर्जी सोर्स दैट इज सन, एंड एनर्जी सोर्स आल्सो कॉल्ड अ सोलर रेडिएशन। तो ये टेम्परेचर जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है, किस चीज़ से क्रिएट हो सकता है, किसी भी एनर्जी सोर्स से, दैट मे बी अ सन। तो उस जो एनर्जी को क्या कहेंगे, सोलर रेडिएशंस कहेंगे। अगर सन है तो सोलर रेडिएशंस कहेंगे। 48% ऑफ द सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो जो सोलर एनर्जी है, रेडिएशंस हैं, 48% तो उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, while 23 is absorbed by dust, water vapor and ozone. The remaining 23 is reflected back to the space by clouds and snow. ये जो दोबारा जो रिटर्न हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड एल्बिडो, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है रेडिएशंस, जिनको अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती, ना कि उसको ओजोन एब्जॉर्ब करती है, ना क्लाउड्स, ना इस तरह की चीज़, तो जो बैक हो जाते हैं उसको एल्बिडो कहेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस से एल्बिडो किस तरह जनरेट होती है कि सन से रेज आ रही हैं और अर्थ से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं स्पेस में, ठीक है, स्पेस में जा रही हैं, तो उसको एल्बिडो कहते हैं। हीटिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। तो देखते हैं कि अर्थ का हीट अप कैसे होना होता है और उसके अलावा उसके टेम्परेचर की बात। इट इन्वॉल्व 3 फिजिकल प्रोसेस। तो इसमें 3 फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रेडिएशन। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स मे बी सन, द अर्थ और एटमॉस्फेयर। कोई भी एनर्जी सोर्स हो सकता है, जैसे कि सन हो गया, ठीक है, अर्थ या एटमॉस्फेयर। तो सन की अगर आप बात करते हैं तो उससे जो एनर्जीज आती हैं उनको रेडिएशंस कहेंगे। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो जो स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, जो रेडिएशन सोर्स सन, उससे जो रेडिएशन आ रही हैं उसको शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहेंगे या इंसुलेशंस कहेंगे। द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड लॉन्ग वेव रेडिएशन। जबकि इसके बरक्स एनर्जी जो एटमॉस्फेयर से या अर्थ से निकलेगी उसको लॉन्ग टर्म रेडिएशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट एनर्जी बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्ट करना, ठीक है, तो कंडक्ट करना, एनर्जी को पास आउट करना, ये किस वजह से होता है कि मॉलिक्यूल से वापस में टकराते हैं तो उसको कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है, हीट जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। सरफेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड इन डे टाइम। चूँकि सूरज दिन में होता है, इसीलिए जो सरफेस जो हीट अप होती है वो दिन में होती है। दिस हीट काज मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट एंड कोलाइड एंड ट्रांसफर हीट टू द एयर अबव। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वापस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और हीट जनरेट करते हैं, जो कि बाद में ऊपर को उठ जाती है, ठीक है। तीसरा जो थर्ड प्रोसेस हमारे पास वो है कन्वेक्शन। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो जो वर्टिकल हीट की या किसी एनर्जी की जो मूवमेंट है वर्टिकल, उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन।
इट अकर्स इन एटमॉस्फेयर व्हेन हीट एंड मॉइस्चर्स आर ट्रांसफर्ड अपवर्ड बाय वार्म एयर। तो आगे पिक्चर में ये पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें देखें सूरज से रेडिएशन नीचे ज़मीन की तरफ आ रही हैं, नीचे कंडक्शन दिखाई हुई है, यहाँ पे ये इसको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, और कंडक्ट करवा रही है, ठीक है, के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करवा रही है, इसको हम कंडक्शन कह चुके हैं, ठीक है। ये फिर उसके बाद वार्म एयर जब क्रिएट हो जाती है, जब एक टेम्परेचर बन जाता है, हीट अप हो जाती है सरफेस, तो वहाँ पे वार्म एयर जनरेट होती है, मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके उठती है। जब इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके गई तो ऊपर ले जाना या नीचे आना जो है वो हम कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर जाना वर्टिकल होता है। तो इस वर्टिकल जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की, उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन, ठीक है। ऊपर जाके फिर ये बादल बन जाते हैं। आपने देखा पानी जो ड्राई होता है ऊपर जाता है, बादल बन जाते हैं, फिर बरस के, ये सारा प्रोसेस में रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ की थी, ये जो स्केल यूज़ किए जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सब ने देखा होगा, ठीक है, बहुत फेमिलियर चीज़ है। उसमें दो स्केल्स आते हैं हमारे पास टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, एक फ़ारेनहाइट स्केल और दूसरा सेल्सियस स्केल। उसके अलावा स्टीवेंसन स्क्रीन है। स्टीवेंसन स्क्रीन एक शेल्टर होता है, शेल्टर होम है छोटा सा, जिसके अंदर थर्मामीटर को प्लेस किया जाता है। रीज़न ये होती है कि थर्मामीटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट न पड़े, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर किसी जगह पर, किसी थर्मामीटर पर पड़ेगी तो वो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर हाई दिखाएगा, ठीक है, राइज दिखाएगा उसका। लेकिन शेल्टर में अंदर रखने का मकसद ये होता है कि उस एरिया का फाइंड किया जाए कि वहाँ पे उस एरिया का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसको हिट ना करे। थर्मामीटर हैज़ 3 लेवल्स। थर्मामीटर पे 3 लेवल होते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ का जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, या जिसको नॉर्मल टेम्परेचर आप कहें, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट वो है जहाँ पे कोई भी चीज़ बॉयल करना स्टार्ट, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी लिक्विड जब बॉयल करना स्टार्ट करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और जब कोई लिक्विड, जैसे कि हम पानी की लेट्स सपोज बात करें, जब फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये 3 लेवल्स हैं किसी भी थर्मामीटर के। अब ये थर्मामीटर पे आप 2 स्केल्स दे सकते हैं। ये थर्मामीटर है और 2 स्केल्स भी हैं, ठीक है। एक को रेड कलर से शो किया है, एक को ब्लू कलर से शो किया हुआ है। ये फ़ारेनहाइट है एक तरफ और दूसरी तरफ सेल्सियस है। तो एक पे आपको सूरज दिखाया हुआ है कि टेम्परेचर हाई है इस वक्त, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पे 90 को क्रॉस कर रहा है, जबकि सेल्सियस पे ये 30 के ऊपर का है पॉजिटिव में, ठीक है। दूसरा जो ब्लू कलर का है उसमें आपके पास जो है वो फ्लैग दिखाया हुआ है। फ्लैग कहते हैं आपकी जो स्नो को, ठीक है, स्नो फ्लैक्स कहते हैं, ठीक है। तो स्नो दिखाया हुआ है, इसमें टेम्परेचर ऑब्वियसली डाउन होता है, तब फ्रीजिंग पॉइंट और मैंने बॉइलिंग पॉइंट की आपसे पहले बात कर दी। अच्छा, फिर क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है टेम्परेचर की, हम देखते हैं। टेम्परेचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ट्रोपोस्फीयर टू एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर से जो हम लेवल्स पीछे एटमॉस्फेयर में चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने माइंड में रखने हैं। अपने पास बुक को ओपन कर लें या नेट से ओपन कर लें वो लेयर्स को, और फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ट्रोपोस्फीयर से एक्सोस्फीयर तक जो डिवीजन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहेंगे। ट्रोपोस्फीयर, अच्छा, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, डिग्रीज, जो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज वो कितनी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर फॉल्स अप टू -55 डिग्री टू द -60 डिग्री। ये माइनस में इतना नीचे जा सकता है जिसको आप, जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि अगर वाटर है तो उसका बॉइलिंग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, ठीक है, या बिलो चला जाए तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, आपकी स्नो शुरू हो जाती है। तो ये -55 तक जा सकता है और -60 तक जा सकता है, कहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर में। इट रिमेन्स कांस्टेंट ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज उसमें ये कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोबारा इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री एट हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो जब आप नीचे से अपनी ट्रोपोस्फीयर से लेते हैं तो 50 किलोमीटर्स के बाद ये फिर दोबारा हाई होना शुरू हो जाता है एंड बिकम कांस्टेंट एट स्ट्रेटोपॉज, और स्ट्रेटोपॉज में जाकर ये फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है।
इन मेसोस्फीयर टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज, मेसोस्फीयर में जाकर टेम्परेचर फिर डिक्रीज हो जाता है, ड्रॉप्स टू -80। अब पीछे -55 से -60 तक की बात थी, यहाँ पे -80 तक ये जा रहा है एंड बिकम कांस्टेंट एट मेसोपॉज, और मेसोपॉज जो इसका पोर्शन है उसमें जाके ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। इन थर्मोस्फीयर, अब थर्मोस्फीयर की बात है, इट राइजेज अगेन एंड रीचेज अप टू द 1000 डिग्रीज और अबव। तो जब थर्मोस्फीयर में जिसमें आप पहुँचते हैं तो उस लेयर में ये 1000 डिग्री तक इंक्रीज कर सकता है। मीन्स कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 तो ये 1000 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है, राइज में। ये इसका ग्राफ है जिसमें आपके पास ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और ऊपर थर्मोस्फीयर दिखाया हुआ है और उसका ग्राफ दिखाया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक ये इंक्रीज करता है और ड्रॉप करता है।